Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन पे। तो बात करते हैं फिजिक्स के मैकेनिक्स के कुछ टॉपिक्स के विषय पे, जो कि पिछले वीडियो में आप लोगों को हम बता चुके हैं फोर्स के विषय में। ठीक है, तो फोर्स के विषय में मतलब कई फोर्स हम आप लोगों को बता दिए हैं। तो कितने टाइप के फोर्स होते हैं वो सब हम बता दिए हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं, जब कई फोर्स एक ही पिंड पे, मान लीजिए कोई ये बॉडी ले लिया जाए, इस पे कई फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक परिणामी भी होगा। तो परिणामी यानी रिजल्टेंट क्या होगा, क्या है डिफिनीशन रिजल्टेंट की, परिभाषा क्या है? तो फोर्स की रिजल्टेंट, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। ठीक है भाई, क्या होगा रिजल्टेंट ऑफ फोर्स? मतलब जब कई बल इस पे लग रहे हैं परिणामी, और उन सभी के बलों के प्रभाव से इफेक्ट को मतलब एक बल में दिखाया जा रहा है, तो उसे कहते हैं परिणामी। ठीक है, इतना तो हिंदी में आप लिख ही सकते हैं अगर पूछ लेता है तो तो क्या होगा? इफ अ नंबर ऑफ फोर्स are acting on a body, then the total effect of force, effect of force is produced by a single force is called resultant। मतलब जब एक बल इधर से लग रहा है, एक बल मान लीजिए इधर से लग रहा है, एक बल इधर से लग रहा है, ठीक है, तो इसका जो परिणामी होगा, मानते हैं कि टोटल फोर्स ये है। ठीक है, पूरी तरीके से मिला के जो है F1 F2 F3 जितना भी है सब इस पे लिया जाता है। तो ये हो गया रिजल्टेंट की जो है डिफिनीशन। इफ अ नंबर ऑफ फोर्स मतलब कई बल जब कार्य करें किसी परिणामी पे, और बल का जो प्रभाव हो वो उत्पन्न, मतलब बल के प्रभाव के द्वारा केवल एक फोर्स माना जाए, तो उसे कहते हैं रिजल्टेंट। ठीक है, अगर अब बात करते हैं रिजल्टेंट के बाद, अगर रिजल्टेंट जीरो हो गया तो क्या करेंगे भाई? अगर रिजल्टेंट जीरो हो गया, इफेक्ट के प्रभाव को मतलब निष्क्रिय कर दिया कोई, जैसे कि ये बॉडी हमने ले लिया, अभी अभी जस्ट लिया था, ठीक है, इस पे एक फोर्स इधर से लगाया गया F1 एंड एक फोर्स इधर F2, ठीक है, और इधर से भी लगाया गया F3, इधर से भी लगाया गया F4। इसमें क्या है, F1 और F2 दोनों बराबर हैं परंतु दिशा विपरीत हैं, तो इसको निष्क्रिय कर दिए, इन दोनों बल को, फोर्स को निष्क्रिय कर दिए। ठीक है, इफेक्टिवलेस कर दिए, और इसको इफेक्टिवलेस कर दिए। तो ये जो स्टेट है ये कौन सी होगी भाई? ये इक्विलिब्रियम की होगी, यानी साम्यावस्था की अवस्था होगी। when resultant will be zero, resultant will be zero, then this situation is called equilibrium। इक्विलिब्रियम स्टेट, ये होगा इक्विलिब्रियम स्टेट। यहाँ पे जो हेडिंग है भाई, इक्विलिब्रियम स्टेट होना चाहिए। अब
इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है? व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स विल बी जीरो देन दिस सिचुएशन इज कॉल्ड रिजल्टेंट इक्विलिब्रियम फोर्स। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, जब दोनों बल किसी वस्तु पे कार्य करें और प्रभाव को निष्क्रिय कर दें, हटा दें, तो ये रिजल्टेंट हुआ, मतलब इक्विलिब्रियम साम्यावस्था की अवस्था हुई, पहला नंबर। अच्छा, इसकी मतलब इसको क्या कर सकते हैं, ये x डायरेक्शन में है, निर्देशांक अगर आप पढ़े तो ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, तो इधर जितने भी फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, इसको ये प्रभावित कर दिया, एक इधर भी तो होगा, इधर कुछ एंगल से। तो अगर समेशन ऑफ हॉरिजेंटल यानी समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 0 होता है, या फिर समेशन ऑफ वर्टिकल, ठीक है, बराबर समेशन ऑफ y इज इक्वल टू 0, ठीक है, तब भी तो यह स्टेट आती है। तो ये क्या हुआ, ये कंडीशन है कि मतलब अगर ये आता है तो भी आपका इक्विलिब्रियम होगा, अगर ये आता है समेशन ऑफ y, अगर ये भी पूरा 0 आता है तो भी तो साम्यावस्था की स्थिति होगी, क्यों भाई। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं, कुछ आगे आने पर कुछ मोमेंट मिलेगा तो समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 0 भी होगा, तो वो आगे चल के हम डिराइव कराएंगे, बट अभी नहीं। ठीक है, तो बता देना है पहले से। तो जो ये है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन है ये। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया। अच्छा, एक कंडीशन और बताइए, अगर केवल एक सिंगल फोर्स हो तो क्या कभी इक्विलिब्रियम की अवस्था हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये भी नोट कर लीजिए कि एक एकल बल कभी भी साम्यावस्था की अवस्था में नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम और ये रिजल्टेंट फोर्स। अब इक्विलिब्रियम फोर्स किसे कहते हैं, क्या है इक्विलिब्रियम फोर्स। इक्विलिब्रियम फोर्स की बात करते हैं तो ऐसा बल जिसके द्वारा इक्विलिब्रियम की अवस्था उत्पन्न होती है। ठीक है, ऐसा बल इक्विलिब्रियम फोर्स, इक्विलिब्रियम फोर्स क्या है, इक्विलिब्रियम फोर्स। अब ये एक फोर्स ये है, F1 एंड F2, तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों जो है इक्विलिब्रियम फोर्स हैं, क्योंकि ये दोनों एक अवस्था उत्पन्न करते हैं जो कि इक्विलिब्रियम की है। ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं, इतना हो गया। ठीक है, तो द फोर्स देयरफॉर इज अ क्रिएट इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन। ठीक है, तो इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम फोर्स। अब उसके बाद बात करते हैं इसका पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स। ठीक है, मतलब समांतर चतुर्भुज जो होता है, इसमें बल के प्रभाव को बात करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज नियम तर चतुर्भुज नियम। ठीक है, समांतर चतुर्भुज नियम क्या है भाई, अगर दो बल, ठीक है, अगर दो बल समांतर चतुर्भुज भुज के भुजाओं पर कार्य करे तो समांतर चतुर्भुज नियम के द्वारा हल किया जाता है। समांतर चतुर्भुज के नियम के द्वारा हल किया जाता है। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज देखिए भाई, अगर मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया, इधर मान लेते हैं P, इधर Q। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज एक ये बन रहा है कि नहीं, पहले बताइए। पैरेललोग्राम
ये बन रहा है एक, हाँ भाई बन रहा है ना। तो अब इसी को समांतर चतुर्भुज नियम कहते हैं भाई। इसी को हल करेंगे और समांतर चतुर्भुज के द्वारा एक रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, ठीक है, परिणामी बल। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके डेरिवेशन की। परिणामी बल कैसे ज्ञात करेंगे समांतर चतुर्भुज के द्वारा? परिणाम रिजल्टेंट फोर्स डेराइव्ड बाय द पैरेललोग्राम लॉ। रिजल्टेंट फोर्स derived by parallelogram law। ठीक है, तो अब इसको डेराइव करना है भाई। अगर हम ये फोर्स लगा दिए, चलिए Q इधर लगा दिए हैं, P इधर लगा दिए हैं, ठीक है, तो अब इसी को पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज बना दिए भाई। और ये हो गया रिजल्टेंट। अब आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि रिजल्टेंट सर इस साइड क्यों नहीं हुआ, या इस साइड क्यों नहीं हुआ, इस साइड क्यों नहीं हुआ। यह क्वेश्चन पूछने लायक है एकदम। तो देखिए भाई, फोर्स इस साइड लग रहा है ना दोनों, तो जो परिणामी होगा इधर होगा ना। अगर यही Q इस साइड होता, ये होता, अगर Q मान लीजिए ये है, तो क्या होता, परिणामी ये होगा, ठीक है, R अगर ये होगा तो, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ज्ञात किया जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं इसके रिजल्टेंट की। तो यहां से ये P और Q कुछ ना कुछ एंगल पे होंगे। ये P और Q, ठीक है, डायरेक्शन Q और P के बीच कितना एंगल है ये भी तो देखा जा सकता है। और ये जो R है रिजल्टेंट यानी R मान लिया गया है, तो इसका भी तो एक एंगल होगा P से, मान लीजिए अल्फा मान लिए, लेट कर लिए। और इसो Q से भी तो एक एंगल होगा, इसे बीटा मान लिए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर Q आ रहा है आप लोगों का। इससे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू थीटा। थीटा कर सकते हैं ना भाई, अल्फा प्लस बीटा, क्यों? ठीक। अब इसी पे हम बात करते हैं, ये एक इसके जो है परपेंडिकुलर एक रेखा खींच सकते हैं, और इसे समांतर पैरेललोग्राम ए बी सी डी लेट किए हैं, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है। तो ए बी सी डी को ले लिए पैरेललोग्राम। अब उसके बाद जो परपेंडिकुलर खींचे हैं वो भी तो अगर हम यम मान ले तो क्या दिक्कत है भाई, कुछ दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना। तो अब ये क्या होगा, ये भी तो थीटा एंगल होगा, क्यों? तो ये थीटा हो गया। अब इसके और इसके बीच की डिस्टेंस भी निकालना है हम लोगों को, ठीक है। तो इसके और इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, और ये दिया है हम लोगों का Q भाई, जो ये है यही फोर्स है ना यहाँ पे, तो ये कर सकते हैं Q। तो क्या होगा, cos थीटा बराबर आधार बटे कोण, ठीक है। तो ये इतना बराबर होगा क्या, Q ऑफ cos थीटा, ठीक। तो इसे भी तो ज्ञात कर सकते हैं भाई हम। अब ये क्या होगा, Q ऑफ साइन थीटा, क्यों, ठीक है भाई, Q ऑफ साइन थीटा वो हो गया। तो अब बात करते हैं इतने की। तो हम क्या निकाल सकते हैं भाई, R के लिए पाइथागोरस प्रमेय तो आप लोग पढ़ चुके हैं, कक्षा 9 ही से मिला होगा आप लोगों को। तो पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज ए सी एम से, ठीक है। तो अब क्या करना है, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण पर का बना और शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो क्या होगा, Q ऑफ साइन थीटा
क्यू ऑफ साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस पी, इतनी डिस्टेंस जो है भाई, तो ये तो पी है ना, क्यों? या इसे कह सकते हैं ए डी प्लस डी एम, ये भी तो कर सकते हैं। तो इसे यही लिख लीजिए, ए डी का होल स्क्वायर, ए डी प्लस डी एम का स्क्वायर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। क्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा का, कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2p क्यू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो p को इधर कर लिए भाई, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2p क्यू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो अब क्या बचता है यहाँ पे भाई, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस ऑफ थीटा। ओके, तो ये कितने के बराबर है, आर स्क्वायर, यानी रिजल्टेंट के बराबर है भाई। अब इसको ले सकते हैं रिजल्टेंट के बराबर। तो अब बात करते हैं इसके आगे के प्रोसेस के बारे में। चलिए देखते हैं। आर बराबर आर स्क्वायर बराबर आप लोगों का आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो आर बराबर कितना होगा, रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस ऑफ थीटा। ये हो गया आप लोगों का आर। ठीक है, अब रिजल्टेंट यानी आर का जो है P के साथ कितने एंगल पर कोण बन रहा है। ठीक है, द रिजल्टेंट, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू P। ठीक है, क्या होगा, द डायरेक्शन सन ऑफ रिजल्टेंट with respect to P। ठीक है, अब क्या होगा, P के साथ तो अल्फा है, क्यों भाई, अल्फा है ना, तो यहां ले लेते हैं tan अल्फा। tan अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है, लंब आधार पूरा टोटल, लंब बड़े आधार होगा भाई, तो कितना होगा, क्यू साइन ऑफ थीटा, क्यू साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई पी प्लस क्यू ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, अब ये हो गया किसके रिस्पेक्ट में, आर रिस्पेक्ट है पी के। ठीक है, अगर हम इसी को बढ़ा दें आगे थोड़ा सा, हम आगे बढ़ा दिया, इसी के डायरेक्शन में है, सीधा है। ठीक है भाई, तो अगर इसको ले लें हम, तो इसके परपेंडिकुलर अगर हम लाइन खींचते हैं तो यहां कितना एंगल बनेगा, थीटा ही एंगल बनेगा ना। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा P। क्यों भाई, तो अगर ऐसे अगर हम निकालते हैं Q के रिस्पेक्ट में, अगर Q के रिस्पेक्ट में निकाले तो क्या होगा। ठीक है, तो अब हम Q के रिस्पेक्ट में निकाल देते हैं भाई आप लोगों के लिए, बस Q के रिस्पेक्ट में क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट
रेस्पेक्ट टू क्यू, ठीक है। अब क्यू के साथ बीटा एंगल बना रहा है, तो tan बीटा इज इक्वल्स कितना होगा, ये पूरा, ठीक है भाई, ये कर्ण हो गया, ये लंब होगा, ये आधार होगा इतना, ठीक है। तो P ऑफ साइन थीटा, P ऑफ साइन थीटा बटे Q प्लस P ऑफ कॉस थीटा। मतलब बताने का ये था, देखिए अगर हम बीटा लिए तो यहां ये P से Q हो गया और Q की जगह P हो गया, बस। अल्फा लिए, रिस्पेक्ट अगर P लिए, ठीक है, P के डायरेक्शन में तो केवल P एक, अगर बीटा Q लिए तो केवल Q एक, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये याद रह सकता है, ठीक है, दोनों। इतना हो गया। अब इसके बाद इसके कई केसेस हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं आप लोगों से इसके जो केस हैं। तो अगर जो है P अगर इसी साइड में है, Q इस साइड में है, तो क्या होगा, P इसी साइड में है, Q भी इसी साइड में है, तो क्या होगा, P है परपेंडिकुलर, अगर Q है तो क्या होगा। इन सभी के विषय में कई टॉपिक्स है जो कि अभी बताना आप लोगों को बाकी है, तो इसलिए अगर इसी वीडियो में बताते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। चलिए ठीक है, अब आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। अगर अच्छा लगे, इसे समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।